आइए वापस लौटते हैं। आज का अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। जब भी प्राचीन गणराज्य का नाम उठता है तो हम दुनिया में सबसे आगे हो जाते हैं। गणराज्य शब्द एक छोटी सी, फिर एक छोटा सा हिस्टोरिक टाइप का प्रेजेंटेशन है। जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। वोट डालना तो आप जानते हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते। शंकरन जानना चाहता था आखिर वो इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की, राइट, और कहा आज हम अपने शासकों का, क्या कहा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। यानी हम लोग चुनते हैं वोट से कि कौन हमें रूल करेगा। अब ये तो एक मात्र बहाना था। अब इसके बहाने एक हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं जैसे शीर्षक की तरह। अब ये शीर्षक हमें पीछे बिल्कुल पीछे लेके जा रही है। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, राइट। मतलब हमारे आजादी के बाद की बात है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? करीबन 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। राजा के रूप में कैसे अपने आप को खड़ा करते थे? वो बड़े बड़े यज्ञ करके प्रतिष्ठित हो गए, राइट। अश्वेत अश्वमेध यज्ञ, ये बड़ा बीरबाका वाला काम है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। एक घोड़ा चला, अब वो दौड़ रहा है, जितने एरिया में वो दौड़ गया बिना रोक टोक के, तो वो राजा, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करेगा, राइट। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह साफ हो गया कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और इस यज्ञ में और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा, यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठा दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के शरीर संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों में कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शुद्र मानते थे और कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो उस समय का सामाजिक वर्ग बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्यापन और यज्ञ करना, इनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना तथा वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार था। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। चित्र में आप चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्र में ज्यादातर थालियां कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों का भोजन परोसने के लिए किया जाता था।
महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा मानने लगे। अब जो महायज्ञ को कर लेते थे वो राजा अब लोगों का राजा नहीं होकर जनपदों का राजा हो गए। जनपद शब्द का अर्थ जन के बसने की जगह, जहां लोग बसते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 45 में दिखाए गए हैं, देखेंगे हम लोग। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं तो कौन सा फसल ये उगाते थे? गेहूं, चावल, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों। ये आगे चलकर आपके प्रश्न आपकी क्वेश्चन किसान बढ़ाएंगे ये प्रश्न, तो इनको ध्यान से रखना है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिनमें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते हैं, या तो सरल रेखा या ज्योमेट्रिकल शेप में। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 के कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और अर्थात जिनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये मानचित्र 4 है, पेज नंबर 45 होगा शायद। महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और नगर। तो देखो कौन कौन सा जनपद है, आप इसको गौर से देखिए और इससे आगे बढ़िए। कुछ नगरों के भी जिक्र हैं जो कि आपको समझना है। अब इनमें कौन सा ज्यादा चला, कौन सा जनपद आगे बढ़ा, किस जनपद में कैसा, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। स्वाभाविक है, कुछ भी नया नहीं है कि अपने आप को सेव करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, किले का निर्माण। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति, तो स्वाभाविक है कि कभी कभी इससे समृद्धि भी दिखाई पड़ती है कि ये जगह बहुत समृद्ध है। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया और इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली। वो राइट, के पास में ईंट की दीवार का अवशेष है। इसका एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। वो बहुत खूबसूरत है और ये हमारे अतीत की कहानियां बहुत रोचक हैं। बस अगर शुरू से हम इस मोटो से पढ़ें कि ये हमारे काम आएगा तो शायद हमारे लिए किसी बड़ी परीक्षा को पास करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित देकर पूरे साल तक रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों जो आगे मिलेगा आपको के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं में से किस प्रकार भिन्न है, दो अंतर बताइए। सर, अब कर मतलब टैक्स होता है। पहले कर समझो, आज इनकम टैक्स देते हैं, वेल्थ टैक्स देते हैं, बहुत सारा टैक्सेस है हमारे ऊपर। तो उस तरह उस जमाने में भी कुछ कर लगता था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी।
तथा महाजनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित से रूप से कर वसूलने लगे। मतलब अब रेगुलर कर कहाँ लगा? फसल पर लगा, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। इस तरह सब लोग आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे, यह कल्पना करो। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़ी परिवर्तन आए। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। मतलब हल में जो अभी भी फाल लगता है, अगर आप हल देखे हो तो, नहीं तो फिर देख लिया जाए, और उसमें जो है लोहे का फाल लगता है। पर शुरू में लकड़ी का था, अब ये हो गया लोहे का। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब धान को रोपा जाने लगा आज की तरह। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। आइए सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मगध। आइए मानचित्र 4 में मगध ढूंढते हैं। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन? मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात और जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क के खदाने हैं। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी है। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी रही और बाद में यह कहाँ चली गई? पाटलिपुत्र। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है और इसको करना है। यहाँ दो पावरफुल रूलर का नाम आया, शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण को इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। इसकी राजधानी कहाँ थी? एक बार फिर से याद दिला दें। राजगिर, आज का राजगीर। और कई सालों तक यह मगध की राजधानी बनी रही। बाद में कहा गया? पाटलिपुत्र, जिसको आज हम पटना कहते हैं। 2300 साल से पहले भी बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी सेना थी। तो पंजाब से ही वो थक गया और उनकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो वो लौटने, इन सेनाओं का ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच क्या अंतर दिखता है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, पर आप कर सकते हैं। आइए, अब ये मगध की कहानी थी। मगध के डर से लौट गया कौन? तो सिकंदर महान, मैसिडोनिया वाले। वज्जी 2 नंबर में ख में वज्जी है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, मगध की एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। ये बोले, जब भी आपको ये शब्द मिले समझ लाइए हम दुनिया में 1 नंबर पर हैं।
कि जिसने सबसे पहली बार गणतंत्र की परिभाषा सिखाई पूरी दुनिया को, जिसे गण या संघ कहते हैं। ये कहाँ की बात है? वैशाली की। और हम इसे वज्जी के नाम से जानते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। कितने होते थे? कई शासक होते थे। ये सभी और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चा करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते। वज्जी संघ का यह वर्णन दिग् निकाय से लिया गया। कहां से? दिग् निकाय। दिग् निकाय क्या है? अब ये भी सवाल उठता है। तो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान है और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। वो वेरी गुड, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। जब समेटिएगा, वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है? उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा, वज्जीवासी तब तक उन्नति कर रहे हैं जब तक वे नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। अब देखिए, अब आपको एक बात कही जाती है कि वज्जी संघ कैसे दूसरों से भिन्न था। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे अध्याय 9 में। अब कल्पना करो कि वैशाली के उपसभागार में तुम अंदर झांक रहे हो, जहां मगध राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के लिए विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? देखो, उपयोगी शब्द कौन कौन से आए? राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण एवं संघ। आइए आगे बढ़ते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। नए शासक लगभग 3000 साल पहले आए। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दिग् निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। एक बार फिर से दिखाते हैं, यह आखिरी पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान दीजिएगा कि नए शासक कब आए? लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दिग् निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। आइए इन्हीं खास तिथियों की सूचना के साथ अब हम मान सकते हैं कि ये अध्याय लगभग पूर्णाहुति की ओर है। बस एक दो बार आप पढ़ें, फिर तो आप मास्टर हो जाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 4 लेसन तक ये बनाऊं, क्वेश्चन कुछ दिखाऊं आपको और देखते हैं कब तक कर पाते हैं। ओके, थैंक यू।